हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है बाल विकास की अवस्थाएं के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, बाल विकास के सिद्धांत के बारे में बताया था, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या अंतर होते हैं, इसके बारे में मैंने चर्चा की थी। और मैंने आपको बाल विकास के सिद्धांत के बारे में जो मैंने आपको बताया था, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था निरंतरता, यानी कि निरंतर विकास का सिद्धांत, जिसमें मैंने आपको बताया था कि निरंतर या निरंतरता विकास का सिद्धांत में क्या होता है, कभी गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है, और कभी मंद पड़ जाती है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था विकास की जो विभिन्न विभिन्न गति का सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि विकास दिशा का सिद्धांत क्या होता है, एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बालक क्या करता है, एक बार अपने पूरे शरीर को चलाने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी शरीर नहीं चल पाती है। तो बालक क्या करता है, अपने अंग यानी कि शरीर के अन्य भागों को चलाने का प्रयास करता है, जैसे हाथ पैर, फिर साथ साथ उंगली का भी चलाना सीख जाता है, यानी कि वो एकीकरण कर लेता है। तो आपको एकीकरण के सिद्धांत को आपको याद रखना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, इससे इतर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और मैंने आपको ये भी बताया था वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत के बारे में बताया था मैंने, कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने चर्चा आपसे की थी। तो आज जो हमें पढ़ना है बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में आज हमें पढ़ना है। जैसा कि इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शायद अब आप एक तरह से कल्पना कर सकेंगे कि कौन सा बालक किस अवस्था में कैसा रहता है। अब जैसे जो न्यू बालक है, जीरो से लेकर 2 मंथ का बालक कैसा रहता है, ऐसा रहता है जो आपके सामने दिख रहा है। तो आपको इसको अपने माइंड में सेट कर लेना चाहिए। जब मैं आपसे बात करूं तो आप इसी बालक को इमेजिनेशन कर लीजिएगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। दूसरी चीज़ें हैं इन्फेंट, यानी जो 2 मंथ से लेकर 1 साल का बालक होगा, 2 मंथ से लेकर 1 साल का बालक होगा, उसकी कुछ इस तरह से एक्टिविटी होंगी, कुछ इस तरह से क्रियाएं वो करेगा। ठीक है, कौन? 2 मंथ से लेकर 1 ईयर के बालक में, यानी कि जो पहले मैंने आपको क्या बताया, 0 से लेकर 2 मंथ के बालक की एक्टिविटी आप देख रहे हैं, यहाँ सोता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो 2 मंथ से लेकर 1 ईयर का जो बालक होगा, उसकी एक्टिविटी आप देख रहे हैं, वह खेल रहा है बैठकर। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, इसे टोडलर जिसे कहा जाता है, 1 ईयर से लेकर 4 ईयर तक का जो बालक है, देखो यह चलने का प्रयास कर रहा है। अब शायद आपके माइंड में थोड़ा से एक इमेजिनेशन, एक चित्र बन गया होगा, तो आप समझ जाएंगे आगे जब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ें हैं, आप ये भी देख सकते हैं, 2 मंथ के बालक की भी आप देख सकते हैं। मैंने कल ही के क्लास में आपको दिखाया था कि 2 मंथ के बालक कैसा है, 3 मंथ का बालक कैसा है, 10 मंथ का बालक कैसा है, 7th वीक का बालक कैसा है, 8th मंथ का बालक कैसा है, और 11th मंथ का बालक कैसा है। इन सब सारे बालकों के बारे में मैंने आपको दिखा दिया है स्क्रीन पर। अब आपका काम है जो प्रीवियस जो लेक्चर है, प्रीवियस जो क्लास है, जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं वो लोग प्रीवियस क्लास को देखकर तभी इस क्लास को देखें। और जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा, आप मेरे बारे में जानते ही हैं, कुछ लोग जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, मैं आपका दोस्त प्रवीण राज सर, आयुष IAS एकेडमी का डायरेक्टर एंड फाउंडर। और आप देख रहे हैं कि टैगलाइन भी हमने एक और स्टार्ट कर दिया, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट्स। आप सभी को अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी राय व्यक्त करना चाहिए, ये आपका एक तरह से कर्तव्य भी बनता है। दूसरी चीज़ें हैं, ग्रो एजुकेशन के नाम से हमारी टैगलाइन चल रही है, आप जानते हो। ठीक है, तो आप कम से कम इसके मायने आप खुद निकालिए। आप एक टीचर बनने जा रहे हो, और एक टीचर का क्या कर्तव्य होता है, कम से कम आप इन चीज़ों को तो समझिए। ठीक है, एक टीचर का क्या कर्तव्य होता है, ग्रुप एजुकेशन के जो टैगलाइन चल रही है, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए कि सर ने आखिर इस टैगलाइन को क्यों चलाया।
ठीक है, इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं, आप खुद थोड़ा से एक बार एक्सप्लेनेशन किया करें, खुद अपने मन में एक तरह से विस्तार पूर्वक चर्चा किया करें, या कोई आपके साथ है तो उससे भी आप चर्चाएं कर सकते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें एग्जाम में जब आप बैठे तो देखो जो परीक्षा के लिहाज से जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो तो सही है ही है, लेकिन आप जानते हैं कि कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको डिस्कशन करना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये भी मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि यूपी टेट सी टेट का एग्ज़ाम नहीं होगा, तो गलत सोच रहे हैं। अभी काफ़ी समय है, लॉकडाउन बंद होते ही सारी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, क्योंकि आप जानते हो कि अगर इस साल परीक्षाएं नहीं होंगी तो अगले साल ज़्यादा बढ़ जाएंगे लोग, और ज़्यादा सरकार को और एक तरह से आयोग को ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा। तो आप इसके बारे में मत सोचिए कि इस साल पेपर होगा नहीं, पेपर इसी साल होगा, चाहे जब भी पेपर होगा। पहली बात तो आप सभी लोगों के लिए समय अभी है। आइए शुरू करते हैं, अब किसी और बात की चर्चा ना करते हुए बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे कि स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, बाल विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने भी, कई साइकोलॉजिस्टों ने अपने अनुसार अपनी अपनी अवस्थाएं दी हैं कि मेरे अनुसार ये अवस्था होनी चाहिए, मेरे अनुसार ये अवस्था होनी चाहिए, सभी ने अपने अपने दी है अवस्थाओं के बारे में। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मिस्टर रॉस जी। रॉस जी कहते हैं कि मेरे अनुसार जो शैशव अवस्था है, इन्फेंसी जो है, इन्फेंसी बालक जो होते हैं जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक होते हैं। तो शैशव अवस्था आप तुरंत का तुरंत याद करते चलिए कि शैशव अवस्था जो है जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक होती है। एक कौन कह रहा है? रॉस जी। आपको इनके बारे में याद रखना है। दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था, जिसे बोला जाता है इंग्लिश में चाइल्डहुड। क्या बोला जाता है? चाइल्डहुड। बाल्यावस्था कब से कब तक है? 5 या 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। 5 या 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक कौन कह रहा है? रॉस जी कह रहे हैं कि जो बाल्यावस्था है, मेरे अनुसार, मैं कहता हूं कि मेरे अनुसार जो बाल्यावस्था की आयु होती है, जो अवस्थाएं होती हैं, वो 5 या 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती हैं। और नेक्स्ट है, इन्होंने कहा कि किशोरावस्था। अगर मैं किशोरावस्था की बात करूं तो मेरे अनुसार किशोरावस्था जो है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक किशोरावस्था को मैं मानता हूं। कौन कह रहा है? रॉस जी। और नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि प्रौढ़ावस्था के बारे में बताते हैं, कि अडल्टहुड के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि मैं कहता हूं, या मेरे अनुसार, मेरे मुताबिक जो प्रौढ़ावस्था है, एडल्टहुड जो है, 18 वर्ष के पश्चात जितनी भी आयु होती है उसे हम बोलते हैं प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। कौन कह रहा है? रॉस जी। तो रॉस जी ने क्या कहा है कि जो शैशवावस्था जन्म से लेकर कितने वर्ष तक? जन्म से लेकर 5 या 6 वर्षों तक। याद करिए जल्दी से। बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड 5 या 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। और किशोरावस्था के बारे में इन्होंने क्या बताया है? 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। फिर इन्होंने प्रौढ़ावस्था के बारे में क्या बताया है कि 18 वर्ष के पश्चात जो भी आयु बचती है वो हमारे अनुसार प्रौढ़ावस्था मानी जाएगी। लेकिन देखो, सभी एक ही लोगों की बात कभी सत्य नहीं होती है। ठीक है, एक ही बातों को हम मानकर कभी भी चीज़ों को कंफर्मेशन नहीं दे देते हैं, कभी भी हरी झंडी हम नहीं दे देते हैं। लेकिन उसके साथ हम कई और वैज्ञानिकों का मत देखते हैं, कई और लोगों का, विशेषज्ञों का मत देखते हैं, उनके अनुसार भी हमें देखना है, तब हम कहीं पर चीज़ों को सही मानते हैं। आइए जानते हैं और भी जो लोग हैं, जो और साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके अनुसार क्या होगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? जैसे हरलॉग जी आते हैं, फिर उसके बाद हरलॉग जी आते हैं। इन्होंने बताया, इन्होंने अपनी जो संकल्पना, जो अपनी कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने जो अपनी अवस्थाओं के बारे में बताया 1990 में इन्होंने बताया। इन्होंने बोला कि गर्भकालीन अवस्था जो होती है गर्भधारण से लेकर जन्म तक होती है। कब से लेकर? गर्भधारण से लेकर जन्म तक होती है। और नेक्स्ट अवस्था इन्होंने बताया कि शैशवावस्था, इन्फेंसी के बारे में इन्होंने बताया कि जन्म से लेकर कितने वर्षों तक? देखो इन्होंने कितनी वर्षों तक दिया है? 14 वर्ष तक।
आइए एक बार हम तुलनात्मक अध्ययन करके मैं आपको दिखा दूं थोड़ा से, ताकि आपको थोड़ा से क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो इन्होंने शैशवावस्था कितना बताया है, इन्होंने रॉस जी ने शैशवावस्था के बारे में क्या बताया है, जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक बताया है। लेकिन रॉस जी लेकिन एक मिनट दोस्तों, सॉरी एक मिनट, सॉरी, हाँ, लेकिन हॉरलॉक जी ने क्या बताया, हॉरलॉक जी ने बताया कि एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हाँ बस। लेकिन इन्होंने क्या बताया शैशवावस्था के बारे में, जन्म से लेकर 14 वर्ष तक, और रॉस जी ने क्या बताया, जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक। क्लियर, अब देख लीजिए दोनों में कितना डिफरेंसेस है। नेक्स्ट है, इन्होंने बताया कि बाल्यावस्था, बचपना अवस्था के बारे में, बेबीहुड के बारे में इन्होंने बताया कि मेरे अनुसार जो बचपना अवस्था है 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष तक चलती है। ये कहते हैं कि जो बचपना अवस्था होती है, मेरे अनुसार मैं कहता हूं कि जो बालक की बचपना अवस्था होती है 2 सप्ताह के बाद से शुरू होती है और 2 वर्ष तक चलती रहती है। 2 सप्ताह के बाद से शुरू होती है और 2 वर्ष तक चलती रहती है। कौन कह रहा, हॉरलॉक जी। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि पूर्व बाल्यावस्था को भी मैं मानता हूं, बचपना अवस्था ही नहीं बल्कि मैं पूर्व बाल्यावस्था मानता हूं, और उत्तर बाल्यावस्था भी 2 चीजें होती हैं। ये कहते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था जो होती है 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक जो होती है, उसे मैं मानता हूं अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। कौन कह रहा है, हॉरलॉक जी। फिर इन्होंने कहा कि पूर्व बाल्यावस्था तो मैं मानता हूं, लेकिन उसके बाद मैं ये भी मानता हूं कि पूर्व बाल्यावस्था के बाद एक अवस्था और आ जाती है, उसे बोला जाता है उत्तर बाल्यावस्था। ये कहते हैं लेट चाइल्डहुड जो होता है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बीच में जो इनकी अवस्थाएं होती हैं, 6 से लेकर 14 वर्ष तक जो अवस्थाएं होती हैं, उसे मैं मानता हूं कि उत्तर बाल्यावस्था है। फिर इन्होंने बताया कि वयः संधि शब्द को आपको याद रखना है, जिसे एक और नाम से बोला जाता है पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था को ही वयः संधि यानी पवर्टी के नाम से जानते हैं। ये कहते हैं मेरे अनुसार इस अवस्था को मैं मानता हूं कि 11 वर्ष से लेकर जो 17 वर्ष की आयु होती है, 11 वर्ष से लेकर 17 वर्ष की आयु जो होती है, उसे मैं मानता हूं कि पूर्व बाल्यावस्था। फिर इन्होंने कहा कि जब पूर्व बाल्यावस्था के बाद एक अवस्था मैं और मानता हूं, वो अवस्था है किशोरावस्था। जैसे कि हमने बताया कि पूर्व बाल्यावस्था के बाद इन्होंने कहा कि एक पूर्व बाल्यावस्था तो मैं मानता हूं, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था भी मानता हूं। उसी तरह पूर्व किशोरावस्था के साथ साथ मैं किशोरावस्था को भी मानता हूं, यानी कि एक पूर्व किशोरावस्था होती है, दूसरी किशोरावस्था होता है। अब जो किशोरावस्था होती है इसके बारे में, एक मिनट दोस्तों, आज थोड़ा से डिस्टर्बेंस हो गया है टेक्निकल। फिर ये कहते हैं जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था जो है 17 से लेकर 21 वर्ष तक मैं मानता हूं। किशोरावस्था जो है 17 से लेकर 21 वर्ष तक मैं मानता हूं। फिर इन्होंने कहा कि हम प्रौढ़ावस्था के बारे में कब से मैं मानता हूं, 21 वर्ष से 40 वर्ष तक। 21 वर्ष से 40 वर्ष तक मैं मानता हूं। लेकिन रॉस जी ने क्या बताया कि मैं 18 वर्ष के पश्चात को, 18 वर्ष के बाद को मैं पूर्व सभी को जितनी भी अवस्थाएं बचती हैं उसे मैं मानता हूं प्रौढ़ावस्था। लेकिन हॉरलॉक जी ने क्या बताया, इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे अनुसार 21 वर्ष से स्टार्ट होता है प्रौढ़ावस्था और 40 वर्ष तक यह रहती है, बस। क्लियर। इसके बाद अब आपको शायद समझ में आया होगा। आइए अब इसकी आगे की बातें देखते हैं कि इसके आगे कौन आते हैं। इसके आगे तीसरे दार्शनिक हैं कोल जी। अब ये भी आते हैं, इन्होंने भी अपने तरीके से वर्गीकरण किया है अवस्थाओं के बारे में। ये सारे डेटा आपको याद रखना है दोस्तों। यदि आप इन डेटाओं को भूलते हैं तो आप समझिए कि आप पूरे साइकोलॉजी को समझ नहीं पाएंगे। यदि साइकोलॉजी आपको समझना है
तो आप ये समझिए कि आपको अवस्थाएं बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, आपकी एक समझ अच्छी होनी चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ भी पाएंगे और एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। अगर आप कम भी पढ़े रहेंगे, ये अवस्थाएं आपको पता है, तब भी आप वहाँ बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इस बात की मैं दावा करता हूँ, इस बात की मैं दावा करता हूँ कि यदि कोई भी इन सारी अवस्थाओं को बहुत अच्छे से तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लेता है तो उसका 100% क्वेश्चन सही होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं अवस्थाओं से आपको कल्पना करना है और इन्हीं अवस्थाओं के आधार पर आप कॉमन सेंस लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कौल जी आते हैं। कौल जी ने बताया कि देखो सभी ने अपना अपना बताया, जैसे कि रॉस जी ने क्या बताया, सहस्रावस्था में जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक बताया। फिर हॉरलॉक जी आए, इन्होंने बोला जन्म से लेकर मैं 14 वर्ष तक मानता हूँ सहस्रावस्था। लेकिन कौल जी आते हैं और ये कहते हैं मेरे अनुसार, जो मैं कहता हूँ मेरे अनुसार सहस्रावस्था होती है जन्म से लेकर 2 वर्षों तक, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक जो अवस्थाएं होती हैं मैं उसे मानता हूं शैशवावस्था, यानी कि इन्फेंसी मानता हूं। कौन कह रहा है? कौल जी। फिर इन्होंने कहा कि मैं शैशवावस्था के बाद मैं बताता हूं आपकी जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को मैं एक बाल्यावस्था मानता हूं प्रारंभिक बाल्यावस्था और दूसरी मैं मानता हूं मध्य बाल्यावस्था। मेरा मानना है कि बाल्यावस्था तो होती है, लेकिन बाल्यावस्था को मैं 2 श्रेणी में बताना चाहूँगा। एक प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में आपको बताना चाहूँगा और दूसरा इन्होंने कहा कि मैं मध्य बाल्यावस्था के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इन्होंने कहा जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो 2 से लेकर 5 वर्षों तक, 2 वर्षों से लेकर 5 वर्षों तक प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। फिर इन्होंने कहा कि जो मध्य बाल्यावस्था होती है, मध्य बाल्यावस्था होती है, मैं इसको 2 तरीके से मैं बताना चाहूँगा। एक बालक की अलग मैं बताना चाहूँगा और बालिकाओं की अलग। अब देखो इन्होंने कैटेगराइज कर दिया, किसने? कौल ने, कौल जी ने। कौल जी ने क्या किया? कौल जी ने क्या किया कि आपको कैटेगराइज कर दिया, श्रेणीबद्ध कर दिया कि मैं बालक की अलग मध्य बाल्यावस्था मानता हूं और बालिका की अलग मानता हूं। ये कहते हैं कि बालक जो होता है, बालक की मध्य अवस्था जो होती है, मध्य बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक मैं मानता हूं और वहीं पर बालिका की यदि मैं बात करूं 6 से लेकर 10 वर्ष तक मैं मानता हूं। आप कल्पना करते चलिए ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आते चली जाए। ठीक, नेक्स्ट है इन्होंने कहा कि मैं इसी तरह मैं मानता हूं किशोरावस्था को। किशोरावस्था को कहा इन्होंने कि हम 3 अवस्थाओं में मैं देखूंगा और 3 अवस्थाओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व किशोरावस्था, जिसे या तो उत्तर अवस्था के नाम से भी, उत्तर बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने कहा कि पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था जो होती है इसमें भी मैं बालक और बालिका को अलग श्रेणीबद्ध तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि इनकी क्या अवस्थाएं होती हैं। इन्होंने बालक के बारे में बताया कि 13 से लेकर 14 वर्ष तक जो बालक होता है पूर्व पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, और बालिका के बारे में इन्होंने क्या बताया कि 11 से लेकर 12 वर्ष तक, 11 से लेकर 12 वर्ष तक मैं मानता हूं कि जो बालिका होती है पूर्व किशोरावस्था में होती है। नेक्स्ट इन्होंने कहा एक मिनट दोस्तों, हाँ ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि प्रारंभिक किशोरावस्था जो है, मैं प्रारंभिक किशोरावस्था को बालक के अलग मानता हूं और बालिका के अलग। इन्होंने कहा जो प्रारंभिक किशोरावस्था होती है वो बालक की होती है 15 से लेकर 16 वर्ष तक, 15 वर्ष से लेकर मैं 16 वर्ष तक मानता हूँ। फिर इन्होंने ये भी कहा कि मैं बालिका को जो मानता हूँ, बालिका के बारे में बताना चाहूँगा कि प्रारंभिक किशोरावस्था जो होती है, प्रारंभिक किशोरावस्था होती है बालिका की 12 से लेकर 14 वर्ष तक, 12 से यानी 12 से लेकर 14 ईयर तक प्रारंभिक किशोरावस्था होती है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि हम मध्य किशोरावस्था के बारे में बताना चाहूँगा। इसी तरह मैंने
मध्य किशोरावस्था के बारे में भी बताना चाहूँगी कि बालक की जो मैं मानता हूँ 17 से लेकर 18 वर्ष तक की जो आयु होती है वो मैं मानता हूँ कि मध्य किशोरावस्था होती है। किसकी होती है? यह बालक की होती है। फिर इन्होंने कहा कि बालिका की जो होती है, बालिका की जो होती है मेरे अनुसार, किसके अनुसार? कॉल के अनुसार। कॉल जी कहते हैं मेरे अनुसार बालिका की जो होती है 15 से लेकर 17 वर्ष तक, 15 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक। फिर इन्होंने कहा कि जो उत्तर किशोरावस्था है, उत्तर किशोरावस्था के बारे में बात करूं तो बालक की जो होती है 19 से लेकर 20 वर्षों तक, और बालिका की जो होती है 18 से लेकर 20 वर्ष तक। तो बालक की अलग मानते हैं और बालिका की अलग मानते हैं। फिर इन्होंने कहा प्रारंभिक प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था के बारे में मानता हूँ, इनकी जो अवस्थाएं मानता हूँ 21 से लेकर 37 वर्ष तक मैं इसे मानता हूँ कि प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था है। तो प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था के बारे में आप कल्पना कीजिए कि 21 से लेकर 37 वर्ष तक जो व्यक्ति होगा, जो बालक होगा, इसे तो मैं व्यक्ति ही मानूंगा, बालक अब नहीं कहेंगे, क्योंकि 18 के बाद, जब किशोरा के बाद वो व्यक्ति में आ जाते हैं, ठीक है, एक तरह से। तो 21 से लेकर 37 वर्ष तक जो होते हैं प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था होती है। किसकी? बालक की। कौन कह रहा है? कॉल जी। आप सभी को एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि किसने, आप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किस दार्शनिक ने बालिका की अलग अवस्था बताई और बालक की अलग अवस्था बताई है? तो कॉल जी ने बताया है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो कोई नहीं बता पाता है, बस सोचते हैं बस। फिर इन्होंने कहा कि मैं ये भी मानता हूँ कि मध्य जो प्रौढ़ावस्था होती है, मिडिल एडल्टहुड जो होती है, मिडिल एडल्टहुड जो होती है, उसे मैं मानता हूँ कि 35 से लेकर 49 तक मैं मानता हूँ। कौन कह रहा है? कॉल जी। फिर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रौढ़ावस्था, लेट एडल्टहुड को मैं मानता हूँ 50 से लेकर 64 तक। देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको इस बात को सोचना चाहिए कि कॉल जी ने बहुत अच्छे से कैटेगराइज किया, बहुत अच्छे श्रेणीबद्ध से हमें समझाने का प्रयास किया, ताकि हम लड़के के बारे में अलग समझ सके और लड़की के बारे में अलग अलग से समझ सके। क्योंकि दोनों की जो अवस्थाएं होती हैं, कल मैंने आपको ये भी बताया था ना, निरंतरता के विकास में मैंने आपको जब बताया था कि बालक की निरंतरता के, जो बालक की, हाँ, विभिन्नता के विकास में मैंने आपको बताया था कि बालक का विकास अलग होगा और बालिका का विकास अलग होगा। दोनों को एक ही साथ भले ही विकास प्रारंभ हो सकता है, लेकिन अलग अलग दोनों के सामाजिक रूप से भी रहेंगे और मानसिक रूप से भी रहेंगे। उसी तरह कॉल जी ने बहुत अच्छे से श्रेणीबद्ध तरीके से हमें समझाने का प्रयास किया है कि बालक की क्या अवस्था होती है, बालिका की क्या अवस्था होती है और किस अवस्था में किसे क्या कहा जाता है। इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। मैं इन्हें अप्रिसिएट भी करता हूं और आपको भी अप्रिसिएट करना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि प्रारंभिक वृद्धावस्था, अर्ली सेंसेंस की अवस्था के बारे में इन्होंने बताया कि जो 65 वर्ष से लेकर 74 वर्ष तक मैं मानता हूं कि यह प्रारंभिक वृद्धावस्था होती है। आप सभी की कल्पना करते चलिए ताकि आपको बहुत अच्छे से आपके माइंड में सेट होता जाए। आप समझिए कि मैं जितनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ बिल्कुल अपने माइंड में सेट करके मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर पा रहा हूँ। फिर इन्होंने बताया कि वृद्धावस्था के बारे में बताया कि 75 वर्ष से लेकर उसके आगे भगवान जी की जितनी श्रद्धा होगी जीवित रखने की, वो हो जाएगी वृद्धा अवस्था। क्लियर? तो मैंने आपको सारी अवस्थाओं के बारे में बता दिया है। अब आइए जानते हैं इसकी आगे की कहानी क्या होती है दरअसल। ठीक है, अब हम जानेंगे कुछ जो हमने देखा, जो हमने जिन अवस्थाओं के बारे में देखा, उनके आगे की कहानी कह रही है कि कुछ प्रमुख विकास की अवस्थाएं यहाँ पर है। जैसे गर्भकालीन यानी कि पेरेंटल पीरियड क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है, और इस अवस्था के बारे में हम आइए जानते हैं। अब हम जानेंगे कि गर्भकालीन अवस्था क्या होती है। यह जो होती है गर्भधारण से लेकर जन्म तक की जो अवस्थाएं होती हैं उससे क्या बोला जाता है? पेरेंटल पीरियड क्या बोला जाता है? इसे क्या बोला जाता है? पेरेंटल
पीरियड बोला जाता है कब से लेकर, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की। और अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस अवस्था को विकास की 3 उप अवस्थाएं बताई गई हैं, 3 उप अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली अवस्था बताई गई है बीजा अवस्था, यानी कि जर्मिनल पीरियड बताया गया है, जो गर्भधारण से लेकर 2 सप्ताह तक होती है, जो प्रक्रियाएं होती हैं वो बीजा अवस्था बोला जाता है। और फिर उसके बाद होती है भ्रूणा अवस्था आती है, एम्ब्रोनिक आती है पीरियड, जो 2 सप्ताह से लेकर 18 वर्ष तक जो प्रक्रियाएं चलती हैं उसे भ्रूणा अवस्था बोला जाता है। और इस अवस्था का जीव भ्रूण कहलाता है। इस बात को ध्यान रखने वाली बात यह है कि किस अवस्था को जीव भ्रूण कहला जाता है, तो भ्रूणा यानी कि एम्ब्रोनिक पीरियड को बोला जाता है। और इस अवस्था में मुख्य 2 अंगों का भी निर्माण होता है, मुख्य 2 अंगों का निर्माण होता है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि इस अवस्था में मुख्य अंगों का निर्माण होता है, इस अवस्था में सिर्फ मुख्य अंगों का ही निर्माण हो पाता है। फिर इन्होंने तीसरी बातें इन्होंने बताया कि पीरियड ऑफ द फेटस के बारे में इन्होंने बताया कि यह 8 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह से जन्म और जन्म से पूर्व तक की जो अवस्थाएं होती है इसे बोला जाता है पीरियड ऑफ द फेटस के बारे में। इसे क्या बोला जाता है? पीरियड ऑफ द फेटस। ठीक दोस्तों, अब उसके बाद शैशव अवस्था के बारे में अब हम देखेंगे। अब हम एक एक चीज़ों की कैटेगराइज करके सीखेंगे ताकि हमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए और हमें चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। अब हम जानेंगे कि शैशव अवस्था क्या होती है। शैशव अवस्था के बारे में एक बार हम देखेंगे कि यह अवस्था जो होती है, इस अवस्था को जन्म से लेकर 14 वर्ष तक किसने बताया था? आप याद करिए, रॉस जी ने बताया था। आपको याद होना चाहिए कि किसने बताया था इस अवस्था को जन्म से लेकर 14 वर्ष तक। अब इस अवस्था को क्या कहा जाता है? इस अवस्था को क्या कहा जाता है? नवजात शिशु कहते हैं। शैशव अवस्था को क्या कहते हैं? शिशु को नवजात शिशु कहते हैं, न्यू बॉर्न नियोनेट कहते हैं। अब इस अवस्था में बालक की क्या क्रियाएं होती हैं? इस अवस्था में यानी कि शैशव अवस्था में बालक की क्या क्रियाएं होती है? जैसे चूसना, निगलना, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि जो सारी क्रियाएं करती हैं वो किस में करता है? शैशव अवस्था में करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अवस्था है बचपना अवस्था, जिसे बोला जाता है बेबीहुड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेबीहुड बोला जाता है। और इस अवस्था में यह अवस्था कब से कब तक होती है? 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक मानी जाती है बेबीहुड अवस्था, यानी कि बचपना अवस्था। बेबीहुड अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक मानी जाती है। लेकिन इस अवस्था में ध्यान रखने वाली बात क्या है आपको, कि इस अवस्था में बालक पूरी तरीके से असहाय फील करता है और उसे जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है वह दूसरों पर निर्भर रहता है। यानी कि वह किस पर निर्भर हो सकता है? वह माँ पर निर्भर हो सकता है। शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, यदि आपको समझ में आया तो जल्दी से आप लोग लाइक करिए और कमेंट भी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और तुरंत एक बार कमेंट कीजिए और अपनी राय व्यक्त कीजिए कि क्या आज की क्लास आपको बेहतर लगी कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बातें हैं कि बाल्यावस्था। अब हम जानेंगे चाइल्डहुड के बारे में। चाइल्डहुड जो होता है, यह अवस्था तीसरे वर्ष के प्रारंभ से 13 से 14 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था मानी जाती है। बाल्यावस्था को तीसरे वर्ष के प्रारंभ से 13 या 14 वर्ष तक मानी जाती है। कौन सी? बाल्यावस्था। इस अवस्था को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भी 2 भागों में हमने बांट दिया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, 2 भागों में हमने बांटा है कि पहली चीज़ें क्या कहा गया है कि पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरी अवस्था कौन से है? उत्तर बाल्यावस्था। और इसमें क्या होता है?
इस बाल्यावस्था में, इसको हमने पढ़ा दिया है, बता दिया है, लेकिन आगे हम फिर से इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना आप जानो कि बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, अब जो बाल्यावस्था होती है इसमें बालक करता क्या है, आखिर उसकी क्या क्रियाएं होती हैं, उसकी क्या एक्टिविटी होती हैं, इसमें वह क्या करता है, नई प्रवृत्तियां करता है, जैसे जिज्ञासा, कुछ नई चीज़ें सीखने की कुछ नई चीज़ें सीखने लगता है, या नई चीज़ें सीखने में उसका उदय होने लगता है, सृजनशीलता या अनुकरण करने लगता है। ये सब सारी एक्टिविटी इसके अंदर होने लगती है। कब? बाल्यावस्था में। क्योंकि अब बालक कहाँ पहुँच गया, तीसरे वर्ष से लेकर 13 वर्ष। अब कल्पना करिए कि 3 वर्ष से जब बालक पहुँचता है तो नई नई चीज़ों को सीखने का वह प्रयास करने लगता है। और बालक जो है प्रथम बार अकेले सामाजिक वातावरण में यहीं से प्रवेश करता है और यहीं से विद्यालय जाना भी प्रारंभ कर देता है। कब से? तीसरे वर्ष की ही अवस्था में। देखिए, नए डेटा के अनुसार, अब आपको मैं नए डेटे में पढ़ा रहा हूँ। नए डेटा में पहले आपने देखा कि 5 वर्ष था हर जगह, लेकिन अब नया डेटा है जो आपको तीसरे वर्ष से प्रारंभ करते हैं बालक कहाँ पर, स्कूल जाना, यानी कि विद्यालय जाना और सामाजिक वातावरण में भी प्रवेश कर जाता है। और इस अवस्था में ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बालक क्या करता है, खिलौनों के प्रति रुचि अपनी बढ़ा लेता है, खिलौने के प्रति अपनी रुचि बढ़ा लेता है। इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है, खिलौनों की उम्र भी कहा जाता है। खिलौने की उम्र किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? खिलौने की उम्र कहा जाता है। फिर उसके बाद इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात ये भी है आप लोगों के लिए कि इसमें बालक मित्र मंडली में खेलना चाहता है और मित्र मंडली के साथ रहना चाहता है, यानी कि मित्र भी बनाना यहाँ प्रारंभ कर देता है। अब आपको शायद समझ में आया होगा। और नेक्स्ट है आपकी वयः संधि या पूर्व किशोरावस्था, जिसे बोला जाता है पवर्टी। जिसे क्या बोला जाता है? पवर्टी बोला जाता है। कि इसमें क्या होता है, इसका कुछ भाग उत्तर बाल्यावस्था में है और कुछ भाग किशोरावस्था में है। तो वयः संधि और पूर्व किशोरावस्था में क्या है कि इसका कुछ भाग, यानी कि कुछ आधा भाग मान सकते हैं हम, बाल्यावस्था में माना जाता है, और वहीं पर कुछ भाग जो माना जाता है उसके बाद वाले भाग को क्या माना जाता है, किशोरावस्था। ठीक है, लगभग 2 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था मानी जाती है। देख लीजिए, लगभग 2 वर्ष जो होती है, 2 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था में माना जाता है, और उसके 2 वर्ष के बाद जो होती है किशोरावस्था में माना जाता है। फिर इसलिए इस अवस्था को, एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि ओवरलैपिंग पीरियड कहा जाता है। ओवरलैपिंग पीरियड किसे कहा जाता है? ओवरलैपिंग पीरियड किसे कहा जाता है? किस अवस्था को कहा जाता है? वयः संधि या पूर्व किशोरावस्था। इसको तो आपको भूलना ही नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। नेक्स्ट बातें इसमें कही जा रही है कि मुख्यतः यहाँ पर यौन अंगों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, और साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक विकास भी तीव्र होने लगती है। इस अवस्था में क्या हो जाता है कि शारीरिक विकास तो होता है, साथ साथ मानसिक विकास भी गति पकड़ने लगती है। किस अवस्था में? वयः संधि या पूर्व किशोरावस्था में। ठीक, और नेक्स्ट है किशोरावस्था के बारे में अब बात करेंगे हम। किशोरावस्था जो है बाल जीवन की यह अंतिम अवस्था मानी जाती है। बाल जीवन की अंतिम अवस्था कौन सी मानी जाती है? किशोरावस्था। आपको इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बिल्कुल आप इसको रट्टा मार लीजिए कि अंतिम अवस्था किसे कहा जाता है, अंतिम बाल्य अवस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है, जिसकी अवस्थाएं कब से कब तक है? 14 या 15 वर्ष से शुरू होती हैं और 21 वर्ष तक मानी जाती है, और लगभग 17 वर्ष तक इस अवस्था के पूर्व किशोरावस्था भी कहलाती है। पूर्व किशोरावस्था भी कहलाती है। और इसके बाद की जो अवस्था होती है, 17 के बाद की जो अवस्था होती है, उसे क्या बोला जाता है?
उसे बोला जाता है उत्तर किशोरावस्था कहा जाता है। और इसमें मेन पॉइंट फिर आपको ध्यान रखना है कि स्वर्ण आयु गोल्डन एज भी कहा जाता है किस अवस्था को, किशोरावस्था को। तो किशोरावस्था में क्या बातें याद रखनी है आपको, पहली चीज़ें तो यह बाल जीवन की अंतिम अवस्था है, और दूसरी चीज़ें आपको याद रखना है कि स्वर्ण युग गोल्डन युग भी कहा जाता है, गोल्डन एज भी कहा जाता है किशोरावस्था। बाकी आप कुछ याद रखिए या ना रखिए, लेकिन इन दोनों पॉइंट को आपको नहीं भूलना है। फिर उसके बाद है कि प्रौढ़ावस्था, अडल्टहुड के बारे में मैं बात करूं तो अडल्टहुड जो होते हैं वो यह 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की अवस्था है। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की अवस्था है। और इस अवस्था में इसमें क्या होता है, कर्तव्य और दायित्वों का निर्वाह कर सकता है। इसमें क्या आ जाता है, अब देखो यहीं पर आप कल्पना करिए कि जब 21 वर्ष से 40 वर्ष की अवस्था में कोई व्यक्ति आता है तो यहाँ पर उसके सामने क्या आ जाता है, उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाती है। जैसे उसे कुछ कर्तव्य है, जैसे कि उसे जॉब करना है, कुछ उत्तरदायित्व है, माँ बाप का एक तरह से सेवा करना है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें इस अवस्था में आने के बाद बालक यानी कि व्यक्ति जो होता है वो प्रौढ़ावस्था में माना जाता है। और इसमें क्या हो जाता है, उसके सामने कुछ चुनौतियाँ आ जाती हैं, जिसमें उसके सामने कुछ कर्तव्य आ जाते हैं, उसके उत्तरदायित्व आ जाता है, और उसका निर्वाहन करने में भी निर्वाहन करना पड़ता है उसे। और साथ ही साथ उसे जनजीवन की विभिन्न परिस्थितियों में भी उसका स्वास्थ्य समायोजन भी उसे करना होता है, और स्वास्थ्य समायोजन की ही अवस्था की उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। अब यहीं से उसे बोला जाता है एक तरह से स्वास्थ्य समायोजन की ही अवस्था वह उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। कौन सी अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में। क्योंकि आप कल्पना करिए कि 21 से 40 वर्ष तक की अवस्था में व्यक्ति कौन क्या करता है, या आप अपने आप को स्वयं इमेजिनेशन कर सकते हैं। अभी शायद आप इसी एज में, इसी के बीच के एज में आप होंगे, तो आप कल्पना कीजिए तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सारी चीज़ें किताब की नहीं बल्कि आप खुद इमेजिनेशन करके समझ सकते हैं। और नेक्स्ट बातें कही जा रही हैं कि मध्य या उत्तर प्रौढ़ावस्था, मिडिल या लेट अडल्टहुड, इस अवस्था में क्या होता है, यह अवस्था 41 वर्ष से लेकर 64 वर्ष तक 64 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। और इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर शारीरिक व मानसिक रूप से पूरी तरीके से क्या आ जाता है, शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होने लगता है। और इसी काल में यानी कि उत्तर या मध्य प्रौढ़ावस्था काल में ही बालक या व्यक्ति जो होता है, बालक हम नहीं कहेंगे, व्यक्ति जो होता है उससे सुख एवं सम्मानजनक जीवन जीने की कामना करने लगता है। वो चाहता है कि समाज में हमारा इस तरह अस्तित्व होना चाहिए कि मैं समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जी सकूं। और किस अवस्था में व्यक्ति कल्पना करने लगता है या कामना करने लगता है, वो 21 से लेकर 64 वर्ष की आयु की अवस्था में। ठीक है दोस्तों, अब आपको शायद समझ में आया होगा। और लास्ट चीज़ें हैं, आज का लास्ट टॉपिक यानी लास्ट पॉइंट जो है वृद्धावस्था जो होती है 65 वर्ष के आगे की अवस्था क्या कहलाती है, वृद्धावस्था कहलाती है। वृद्धावस्था कब से कब तक कहलाती है, 65 वर्ष से के आगे की अवस्था को वृद्धावस्था कहा जाता है। और यह जो होती है जीवन की अंतिम रूप मानी जाती है, जीवन की अंतिम अवस्था के रूप में जानी जाती है। कौन सी अवस्था को, वृद्धावस्था को। और इसमें जो खास बातें हैं, जो ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर क्या हो जाता है, याददाश्त जो होती है कमज़ोर पड़ने लगती है। किस अवस्था में, वृद्धावस्था में, जब 65 वर्ष की आगे की आयु में आता है व्यक्ति तब। और उसके बाद इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक क्षमताओं में भी कमी आने लगती है। जितना वह पहले काम कर सकता था अब वह काम इतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब कौन सी अवस्था में आ गया, यानी कि वृद्धावस्था, यानी कि वह पतन की ओर जा रहा है। वह किस ओर जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है, उसका मृत्यु की ओर जा रहा है। इसलिए उसकी सारी चीज़ें अब क्या हो जाती है, याददाश्त का कमज़ोर होना, शारीरिक व मानसिक रूप से क्षमताओं में कमी का आना ही वृद्धावस्था कहलाती है।
अब आपको एक बार मैं रिवीजन करवाना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, आप पढ़ते नहीं हैं बार बार, ठीक है, इसलिए मैं आपको पूरी चीज़ें एक बार रिवीजन करवा दूँ ताकि आपका पूरा क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। बहुत जल्दी से मैं रिवीजन करवाऊँगा। तो हमने आज जो देखा, बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया, जिसमें रॉस जी ने शैशवावस्था में जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक बताया, फिर बाल्यावस्था के बारे में 5 या 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बारे में बताया, फिर किशोरावस्था के बारे में इन्होंने बताया कि 12 से लेकर 18 वर्ष तक के बारे में बताया, फिर प्रौढ़ावस्था के बारे में इन्होंने बताया कि 18 वर्ष के पश्चात बताया, फिर हरलॉक जी आए, इन्होंने भी गर्भकालीन अवस्था और शैशवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, फिर हमने देखा उत्तर बाल्यावस्था, फिर वायः संधि या पूर्व किशोरावस्था के बारे में हमने देखा, फिर किशोरावस्था के बारे में हमने देखा, फिर हमने कॉल के बारे में देखा, कॉल जी ने क्या बताया अपने बारे में, कॉल जी ने अपने अनुसार क्या क्या बताया, जिन्होंने बालिका के बारे में अलग बताया, अलग अवस्था बताया, और बालक के बारे में अलग अवस्थाएं बताई। फिर हमने देखा कि मध्य प्रौढ़ावस्था क्या होती है, कब से कब तक मानी जाती है, उत्तर प्रौढ़ावस्था लेट अडल्टहुड क्या होती है, फिर प्रारंभिक वृद्धावस्था क्या होता है, इसके कब से कब तक आयु मानी जाती है, और वृद्धावस्था के बारे में हमने देखा। फिर इसके बाद हमने देखा शैशवावस्था के बारे में देखा, बचपनावस्था के बारे में देखा, फिर हमने देखा फिर बाल्यावस्था के बारे में देखा, जिसमें 2 कैटेगराइज किया गया, एक तरह से 2 वर्गों में बांटा गया, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर किशोरावस्था के बारे में हमने देखा। और प्रथम बार बालक बाल्यावस्था में ही सामाजिक वातावरण में प्रवेश कर जाता है, स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, खिलौनों के साथ उसकी रुचि बढ़ जाती है, इसलिए खिलौने का काल भी, खिलौने की उम्र भी कहा जाता है इसे, और इसमें मित्र मंडली के साथ रहना भी पसंद करने लगता है, किस काल में, बाल्यावस्था में। फिर हमने देखा कि जो वयः संधि है इसे क्या कहा जाता है, इस अवस्था को ये भी कहा जाता है ओवरलैपिंग पीरियड भी कहा गया है, ओवरलैपिंग पीरियड भी कहा जाता है। किस संधि को किसे कहा जाता है, वयः संधि या पूर्व किशोरावस्था। फिर हमने देखा कि किशोरावस्था के बारे में हमने देखा, जिसे अंतिम अवस्था के रूप में जाना जाता है, अंतिम अवस्था बाल जीवन की अंतिम अवस्था मानी जाती है, और इसे स्वर्ण आयु की अवस्था भी कहा जाता है, स्वर्ण आयु भी कहा जाता है किसे, किशोरावस्था। फिर हमने देखा प्रौढ़ावस्था के बारे में, प्रौढ़ावस्था के बारे में हमने देखा कि जो व्यक्ति होता है वो यहाँ पर उसको कुछ कर्तव्य मिल जाते हैं और उत्तरदायित्व मिल जाते हैं, जिसका वह निर्वहन करने लगता है। फिर उसके बाद है मध्य उत्तर प्रौढ़ावस्था के बारे में हमने देखा, जिसमें 21 वर्ष से लेकर 64 वर्ष तक माना जाता है। इसमें मानसिक रूप से परिवर्तन होने लगता है, व्यक्ति के अंदर शारीरिक रूप से परिवर्तन होने लगता है, और इसी काल में हमने ये भी बताया था, मैंने आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसी काल में व्यक्ति क्या कहता है कि मैं सम्मानजनक जीवन जीना चाहता हूँ, उसकी मैं कल्पना करता हूँ या उसकी मैं कामना करता हूँ। फिर हमने देखा कि वृद्धावस्था जो होती है 65 वर्ष की आगे की आयु जो होती है वो वृद्धावस्था कहलाती है, जिसे अंतिम अवस्था के रूप में भी जाने जाती है, क्योंकि यहीं से व्यक्ति जो होता है उस पूरी तरीके से पतन की ओर जाने लगता है। और इसमें खास बातें आपको क्या याद रखना है, याददाश्त का कमज़ोर पड़ जाना, शारीरिक व मानसिक रूप से उसके क्षमताओं में कमी आ जाना ही वृद्धावस्था कहलाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद। उससे पहले कि मैं एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है, आप लोग समझते नहीं हैं। ये आप लोगों की सबसे बड़ी ये सबसे बड़ी शिकायत है आप लोगों से, ठीक है। थोड़ा सा समझिए, एक बार प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति एक तरह से कितना देर मेहनत करता होगा, पूरी PDF को एक तरह से अनुक्रम के रूप में यानी सीरीज के रूप में वो करता है, फिर उसको पढ़ाने का प्रयास करता है, फिर अपलोडिंग करता है, बहुत सारी एडिटिंग करता है, कई चीज़ें करने के पश्चात आपके पास पहुंचती हैं। आप क्या सोचते हो सिर्फ डायरेक्ट वीडियो आप तक पहुंचती हैं? डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत पड़ती है, तब कहीं पर हम क्लास आपको दे पाते हैं। मेरे पास भी कुछ पर्सनल काम रहते हैं, फिर भी मैं हर चीज़ें कवर करता हूँ, हर चीज़ें मैं समझकर एक तरह से करने का प्रयास करता हूँ। आप लोग जो लोग भी इस वीडियो पर नए जुड़ रहे हैं, मैं उनसे बताना चाहूँगा, यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप हमारे WhatsApp नंबर पर जुड़ सकते हैं 89 20 340 192, यानी कि 8920340192 पर आप व्हाट्सअप करिए और अपने नोट्स के बारे में लिखिए, या आप अपने चैप्टर या आप अपने सब्जेक्ट के बारे में लिख दीजिएगा। आपको जितनी भी क्लास हमारे YouTube पर इस समय प्रोवाइड कराई जा रही है, उन सभी की PDF आप तक तुरंत पहुंच जाएगी, बिना आपको देरी किए, बिना हमें इधर से देरी किए,
ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर ऑफ